नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा पर कथित ऑडियो टेप प्रकरण में जांच प्रभावित करने का लगाया आरोप। भाजपा ने फोन टैपिंग को बताया असंवैधानिक। केंद्र सरकार जल्दी ही लाएगी डेटा सुरक्षा संबंधी कानून। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 28,693, 21,266 रोगी हुए संक्रमण मुक्त। करौली जिला आज मना रहा है अपना 24वां स्थापना दिवस। और प्रदेश में आज गर्मी और उमस का असर, भरतपुर और जयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भाजपा पर एसओजी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायकों की कथित फोन टैपिंग को असंवैधानिक बताया। अजय माकन ने आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपियों को वॉइस सैंपल देकर ऑडियो क्लिप विवाद खत्म करना चाहिए। अगर ये निर्दोष है, अगर ये कहते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, तो फिर क्यों आगे बढ़ करके वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे देते? किस चीज से भाग रहे हैं? क्या वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए? जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। श्री पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार डरी हुई है, इसलिए दबाव में विधायकों को अलग रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुमत का जुगाड़ करने की कवायद की और अंततः उन्होंने इस बात को महामहिम के संज्ञान में लाया, लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार भयभीत भी है, डरी हुई है। इस टैप कांड के बाद में ये संवैधानिक और कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया कि सरकार ने एक किस्म से अवैधानिक काम किया, जिसकी पुष्टि एसीएस होम ने और चीफ सेक्रेटरी ने की उनके संज्ञान में नहीं थी। और लोगों में एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर अपने बहुमत को जुगाड़ में बदलने के लिए मुझे लगता है ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, सफल नहीं होगी। उधर कोटा में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्दी ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। संसद की प्रवर समिति द्वारा इस बारे में विचार किया जा रहा है। एक वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीयों का डेटा देश का है और सरकार डेटा पर समझौता नहीं करेगी। कानून मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को डेटा की गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिए। श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं और अदालतों में वर्चुअल सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में 7,800 मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की गई है। उच्च न्यायालय में 1,75,000 और निचली अदालतों में 7,34,000 से अधिक मामलों की वर्चुअल सुनवाई हो चुकी है। आयकर विभाग कल से ऑनलाइन स्वैच्छिक आयकर भुगतान अभियान शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए 11 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। जिन्होंने वर्ष 2018-19 में रिटर्न नहीं भरा है या जिनके रिटर्न में विसंगतियां थी, उन्हें रिटर्न भरने का अवसर दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से ऑनलाइन कर भुगतान के लिए प्रेरित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड करवाने के लिए 1800-11-7800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश में मार्च 2023 से निजी क्षेत्र की रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। मंत्रालय ने मीडिया में आए उस समाचार के बाद ये स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया था कि ये रेलगाड़ियां मार्च 2024 से चलाने का कार्यक्रम है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2021 तक निविदाओं पर अंतिम निर्णय किया जाएगा और इन ट्रेनों का संचालन मार्च 2023 से शुरू होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की। एम्स में शुरू किए गए इस अभियान में 26 पुलिसकर्मियों ने भी प्लाज्मा दान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से इस कार्यक्रम को, ताकि इसके माध्यम से काली पुलिस के हमारे कोरोना वॉरियर्स ही नहीं अपितु दूसरे कोरोना वॉरियर्स को भी खाली दिल्ली में नहीं अपितु सारे देश में इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए प्रेरणा मिले। इस नाते ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। ये 1 महीने में 2 बार व्यक्ति कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। इसके साथ ही प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासीय इकाइयों के परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार इन केंद्रों में मामूली लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों के साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल भी की जा सकेगी। ये केंद्र बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केंद्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष, साझा उपयोग वाले क्षेत्रों या खाली फ्लैट्स में बनाए जा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,693 हो गई है। वहीं 21,266 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 20,574 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में अब 6,771 सक्रिय मरीज हैं। आज 193 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 47 मामले धौलपुर से हैं। वहां कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में जांच की संख्या में गति आने के बाद से ही मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले में आज राज्य में सबसे अधिक 47 कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। जिला प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए तथा सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिससे लोगों के आवागमन को रोका जा सके तथा शाम 7 बजे ही बाजार बंद कर दिए जाते हैं तथा पुलिस द्वारा बिना मास्क के लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं। इससे किसी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। आगरा, ग्वालियर में कोरोना के संक्रमण मरीज अधिक होने के कारण जिले की दोनों सीमाओं पर लगातार लोगों की जांच की जा रही है। उसके बाद ही जिले में प्रवेश जाने दिया जा रहा है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। इसके अलावा अजमेर में 34, कोटा में 29, अलवर में 19, नागौर में 12, हनुमानगढ़ और जयपुर में 10-10, उदयपुर में 9, सवाईमाधोपुर में 4, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 3-3, झालावाड़ में 2, 12, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू और टोंक में 1-1 और अन्य राज्य के 6 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 556 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 12,04,676 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 11,59,662 नेगेटिव पाए गए हैं।
बीकानेर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान के लिए कल से सर्वे अभियान चलाया जाएगा। उधर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में अब तक 140 कोरोना मरीज मिलने के बाद 7 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। करौली जिला आज 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। 19 जुलाई 1997 में आज ही के दिन करौली जिला बनाया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड-19 महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 जुलाई 1997 को राजस्थान के 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आए करौली जिले की स्थापना सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को नवगठित करौली जिले का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के 4 प्रमुख आस्था स्थल बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 5043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले को चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य से अलग करती है। 23 वर्ष पुराने इस जिले में पर्यटन और उद्योग खनन की अपार संभावनाएं हैं, जिससे न केवल यहां बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि एक नई करौली का उदय होगा। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। बीकानेर के उदासर गांव के रहने वाले राजू सिंह ने कहा कि ये योजना इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई है। उदासर गांव में और जहां भी खाद्य सुरक्षा योजना की दुकानें हैं उन सब में सभी ग्रामवासियों को और सभी गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं अतिरिक्त दिया जा रहा है। इसका लाभ मैंने भी लिया है और इसके अतिरिक्त मैंने पिछले महीने भी 5 किलो गेहूं प्राप्त किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बूंदी जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इस साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना अधिक खरीद की जा रही है। बूंदी के एक किसान पंकज ने बताया कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस बार काश्तकारी के अनुसार काफी अच्छे गेहूं का उत्पादन हुआ। उस उत्पादन को लेकर के कृषि उपज मंडी में बेचान के लिए गए, लेकिन वहां पे आढ़तियों द्वारा इस उपज का सही मूल्य नहीं लगाया गया। उसके बाद जब हम उपज को लेकर के समर्थन मूल्य में गए, कुछ समय अवश्य लगा, लेकिन सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था, उस समर्थन मूल्य में जो हमने गेहूं को बेचा, उस योजना से मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके द्वारा हमारी कृषि उपज का सही मूल्य निर्धारित कर करके और हमको उचित दाम सरकार के द्वारा दिलाया गया है। जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही जिले में टिड्डी दलों का प्रकोप देखा जा रहा है। प्रशासन और कृषि विभाग लगातार इन पर नियंत्रण की कार्रवाई कर रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ RB सिंह ने बताया कि जालौर जिले में अब तक 600 हेक्टेयर क्षेत्र में ये कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि टिड्डियों के प्रजनन की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें तत्काल नष्ट किया जाना आवश्यक है। इससे अन्य स्थानों पर उनका फैलाव नहीं होगा। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और उमस का असर रहा। वहीं कुछ स्थानों से हल्की वर्षा के समाचार हैं। झालावाड़ और बारां में लोग गर्मी और उमस से बेहाल रहे। बारां में बारिश की कामना को लेकर आज विभिन्न उपाय किए गए। टोंक में दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा पर कथित ऑडियो टेप प्रकरण में जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। भाजपा ने फोन टैपिंग को असंवैधानिक बताया। केंद्र सरकार जल्द डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,693 हुई। 21,266 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। करौली जिला आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। और प्रदेश में आज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। भरतपुर और जयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।